दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे 6 विषय को पढ़ाकर मैं अपने 7वें विषय पर आ चुका हूं, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इस तरह से 6 विषय मैंने विस्तार से पढ़ा दिया। कहीं एक छोटा सा टॉपिक भी ऐसा नहीं बचा जिस पर हम लोगों ने चर्चा न किया हो, और ये सब कवर करते हुए हम पहुंच गए हैं अपने 7वें विषय पर। ठीक है, यदि आज भी आपकी नींद न खुली हो तो आप आइए, समय दीजिए, जुड़िए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स में जो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं, बहुत शानदार सा चैप्टर है जिसका नाम है भौतिक राशियां और उनके मापन से संबंधित सवाल कर रहे हैं। तो आज इसका हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, यानी दूसरे नंबर का लेक्चर, एक लेक्चर आपको पहले दिया जा चुका है और इस तरह से पढ़ते हुए हम अपने 457 नंबर के लेक्चर पे पहुंच गए। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 13,710 सवाल, कितना 13,710 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे अगर आज की क्लास आप देखते हैं तो। ठीक है, हमने बहुत सारे विषय पर बैच बना रखा है दोस्तों। यदि आपको भरोसा है कि नितिन सर हमें समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, तो एक मौका दीजिए और हमारे साथ जुड़कर अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर। ध्यान देंगे आप सभी कि भौतिक राशियों उनके मापन से संबंधित आज हमारा दूसरा लेक्चर है। 457 नंबर का वीडियो है और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 13,710 सवाल आपके तैयार होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करा बेकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी ये किसके मात्रक हैं, आपको ये बताना है। आपने सुना सर क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड मात्रक है? हाँ, हमने तो सर ईंट पर नाच पढ़ा था। हाँ, हमने क्या पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? ठीक है, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे टॉमसन ने। किसने किया था? जे टॉमसन ने। उसी दौरान दोस्तों ये भी पढ़ा था कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ठीक है, ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज कहीं पर दोस्तों चैडविक लिखा मिलता है और कहीं पर दोस्तों क्या मिलता है, गोल्डस्टीन लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, गोल्डस्टीन। सर ये तो केमिस्ट्री वाली बात थी, आप यहाँ पूछ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको यहां से एकदम अलग पूछ रहा हूं। रदरफोर्ड एक मात्रक भी है, किसका? रेडियोधर्मिता का मात्रक है। क्या रेडियोधर्मिता के 3 मात्रक हैं? बिल्कुल सही, बेकुरल भी मात्रक है, रदरफोर्ड भी और क्यूरी भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे रेडियोधर्मिता, धर्मिता के ये मात्रक हैं और रेडियो धर्मिता के ये तीनों मात्रक हैं दोस्तों। इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन न होइए, इसको धर्मिता नहीं रेडियो सक्रियता लिखिए, धर्मिता नहीं, रेडियो सक्रियता के ये मात्रक हैं और तीनों उसी का मात्रक है। ठीक है, रेडियो सक्रियता। ठीक है, रेडियो सक्रियता का यह मात्रक है और ये तीनों आपसे परीक्षा में बेकुरल पूछ दे, क्यूरी पूछ दे, रदरफोर्ड पूछ दे, ये तीनों ही किसके मात्रक हैं? रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं। बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, वही ऑप्शन लिखना जरूरी जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाए। ठीक है, इस वजह से थोड़ा अलर्ट होकर जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए, समझिए। अगला सवाल, करा कूलाम, बोल्ट, वाट और एम्पियर में से विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों कौन सा है? आपको मैंने बताया था विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, क्या बताया था? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? बच्चा इसे जानता है। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। क्या दोस्तों? विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर ये जो कूलाम दिया है, यह कूलाम जो दे दिया है, यह कूलाम किसका मात्रक है? नहीं, मन में सवाल आ सकता है। चलो, विद्युत धारा का एम्पियर तो हो गया, लेकिन कूलाम किसका मात्रक है? परीक्षा में आ गया तो क्या बताएंगे? यह विद्युत आवेश का मात्रक है। तो ऐसे लिखिए, विद्युत आवेश का मात्रक। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या दोस्तों? तो विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। क्या है? कूलाम है। ठीक है, इसी तरह से बोल्ट लिखा है ना, बोल्ट किसका होता है? बोल्ट नहीं होता, वोल्ट होता है, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट किसका मात्रक होता है दोस्तों? ये विद्युत विभव का मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, और क्या दिया है? वाट किसका होता है दोस्तों? तो हमारे घर में कितने वाट की बिजली है? तो वाट जो होता है दोस्तों ये शक्ति की इकाई है, कोई मात्रक नहीं है। क्या है? यह शक्ति की इकाई होती है वाट। ठीक है, किसी मात्रक के रूप में नहीं जाना जाता है। तो इस तरह से चीजें याद रखें। फिर से पढ़िए, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत विभव
वी दो बार आ जाएगा तो वाट कीजिएगा, वी दो बार आ जाए, सॉरी वोल्ट कीजिएगा, ठीक है। वी विद्युत विभव तो वोल्ट कीजिएगा, और विद्युत आवेश लिखेगा तब कूलाम कीजिएगा। बहुत ध्यान से लिखिएगा, नहीं इतना कंफ्यूजन हो जाएगा, इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप सही जवाब दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बहुत अलर्ट होके पढ़िए, समझिए, जवाब दीजिए, परीक्षा के लिए एकदम अलर्ट रहिए। कह रहा हर्ट्ज, हर्ट्ज दोस्तों यह किसका मात्रक है? कह रहा हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है हर्ट्ज। किसका होता है? सॉरी तरंग दैर्ध्य नहीं, आवृत्ति का मात्रक होता है। तरंग दैर्ध्य में एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। तो किसका होता है दोस्तों? आवृत्ति। चाहे आवृत्ति मिलेगा परीक्षा में, चाहे आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा। आवृत्ति का मतलब क्या दोस्तों? आवृत्ति का तात्पर्य किससे होता है? फ्रीक्वेंसी से होता है ना। तो हर्ट्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? HZ से करते हैं, ठीक है। HZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और किसका मात्रक है? तो पहले आवृत्ति लिखिए, या आवृत्ति का मात्रक है, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी दे सकता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। चलिए एंगस्ट्रॉम जो था वो तरंग दैर्ध्य में कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कर प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं है? ये बताइए, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो याद रखेगा, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ये आप याद रखेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? देखिए, चाहे प्रतिबल लिख दे या केवल बल लिख दे, ठीक है, इन दोनों का मात्रक एक ही होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। यही आपने पढ़ा है ना, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। लेकिन यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रतिबल जब लिखेगा ना, ये बच्चा ऐसा समझता है, बच्चा सोचता है कि बल बल लिखा है तो दोनों को सेम कर दे, यही हो जाता है गड़बड़, ठीक है। आप ऐसे ना कीजिएगा। प्रतिबल का तात्पर्य दाब से होता है, ठीक है। यहां बल से न करके प्रतिबल का तात्पर्य किससे होता है दोस्तों? दाब से होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका उत्तर क्या निकलेगा? और दाब के लिए आप सभी जानते हैं कि दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। तो ये आप याद रखेंगे। और जो बल दे दिया ना, बल का बिल्कुल आप सही सोच रहे थे। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, बिल्कुल आपने सही सोचा था। लेकिन बल के साथ जब आपने प्रतिबल को जोड़ दिया, बस वहीं आपने गलती कर दिया। ये गलती आपको नहीं करना है, समझते रहेगा, ठीक है। और प्रतिबल और दाब दोनों का मात्रक दोस्तों क्या होता है? पास्कल होता है। इसको अपने दिमाग में रखिएगा। बच्चा क्या सोचता है? सोचता है बल लिखा यहां भी, बल लिखा वहां भी, सेम कर देते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा करने से गलती हो जाएगी। देखिए, आप तो गलती करेंगे ना, समझाना पढ़ाना हमारा काम है। कहां गलती हो जाती, क्या लिख देते हैं, उसी चीज से तो आपका बचाव करना है, ठीक है। तो अच्छे से चीजों को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। करा दाब। देखिए, दाब का मात्रक अगला सवाल भी दे दिया। तो दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों? दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ये आप याद रखेंगे, दाब का मात्रक पास्कल होता है। और दाब के अलावा दोस्तों प्रतिबल का मात्रक भी दोस्तों क्या होता है? पास्कल होता है। तो इसको भी याद रखेगा। तो जब आप पास्कल को याद रखेगा तो पास्कल में दाब को भी याद रखेगा और पास्कल में प्रतिबल को भी याद रखेगा। ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, मैं भी आगे बताऊंगा कि कहां कहां आपको सिमिलरिटी देखने को मिलती है, वो सब आपको बताऊंगा। एक चीज और, कभी कभी परीक्षा में पास्कल न दे करके न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दे देता है। पास्कल न लिख करके क्या लिख देता है? पास्कल। पास्कल बराबर ही क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, या तो आप पास्कल लिखिए या तो इसी को कह सकते हैं न्यूटन, ऐसे, या तो आप पास्कल लिखिए। पास्कल बराबर क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पास्कल बराबर क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो क्या पता परीक्षा में पास्कल दे ही ना। हाँ, ऐसा भी बवाल होता है। पास्कल जब इक्वल टू कोई दो चीज बराबर है, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो किसी के जगह पे कोई भी मान आप लिख सकते हैं। उसी तरह से पास्कल बराबर क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? पास्कल होता है। तो ऐसे में दोनों चीजें आपको एक साथ याद रख लीजिए तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम दोस्तों किसका मात्रक है? ये तो बच्चा जानता है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है दोस्तों? ये तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। इसका है यह तरंग दैर्ध्य का मात्रक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। इसको अच्छे से पढ़। तरंग दैर्ध्य को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य को क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है। वेवलेंथ कहा जाता है। तो इसे भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जो पीछे पढ़ रहे थे दोस्तों आवृत्ति, वो आवृत्ति का मात्रक क्या था दोस्तों? तो वो अलग आप पढ़ रहे थे। आवृत्ति में
फ्रीक्वेंसी के लिए था, ठीक है, तो उसको आप अलग याद रखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया ना। चलिए अगला सवाल देखिए, करा ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा मापी जाती है, ठीक है, किसके द्वारा मापी जाती है ध्वनि की प्रबलता, कितनी प्रबल ध्वनि है, ये ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। भाई मैं तेज चिल्लाऊंगा, ज्यादा ध्वनि निकालूंगा तो ध्वनि तरंग के आयाम पर ही तो निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह मापा किस पर जाता है, ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर, ठीक है, किस पर निर्भर होता है दोस्तों, ये ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर होती है। ये आप याद रखेंगे, क्या, ध्वनि की प्रबलता। मापा किस में जाता है दोस्तों ध्वनि की प्रबलता को, तो याद रखेगा डेसिबल में। किस में मापा जाता है दोस्तों, डेसिबल। डॉप्सन मत कर दीजिएगा, डॉप्सन अलग होता है, डेसिबल अलग होता है, इसे डेसिबल में मापते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे मापा किस में जाता है, डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता का मापा किस में जाता है, डेसिबल में। आजकल एक फोनसोन का नाम आता है, ठीक है, फोनसोन का यूज कहां करते हैं, परीक्षा में सवाल आता है, फोनसोन सुना भी नहीं होगा आपने, ठीक है, इसका एक अलग तरह की इकाई दोस्तों फोनसोन, ठीक है, फोन और सोन, ठीक है, फोनसोन से दोस्तों क्या किया जाता है, ये कभी नहीं आपने सुना होगा, पहली बार आप सुन रहे होंगे फोनसोन। याद रखेगा, इसका उपयोग प्रबलता व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, कथित प्रबलता व्यक्त करने हेतु, ठीक है, व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो फोनसोन हो गया, बाकी आप डेसिबल याद रखिए, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है, वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष, घंटा में से कौन सी समय की इकाई नहीं है, कौन सी समय की इकाई नहीं दोस्तों, तो समय की इकाई क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, समय की सबसे छोटी इकाई क्या दोस्तों, सेकंड होती है, सेकंड होता है। सेकंड के बाद आ जाइए मिनट, यह भी समय की इकाई है। मिनट के बाद घंटा आ जाइए, यह भी समय की इकाई है। कहीं न कहीं दिन भी दोस्तों समय की इकाई को दर्शाता है, कहीं न कहीं वर्ष या माह भी समय की इकाई को दर्शाता है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों यह नहीं दर्शाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी होती है और यह दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है, जहां मैंने आपको सिखाया था 9.46 गुणे 10 की घाते 12, चाहे किलोमीटर लिखिए या फिर अगर 9.46 गुणे 10 की घाते 15 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको समझाया था, दूरी का मात्रक होता है, ये पिछली क्लास में भी मैंने समझाया था और फिर से आपको समझा रहा हूं कि याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो ये सभी की सभी चीजें जो मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूं ना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ढंग से एक एक चीजों को आप पढ़ते चलिए और कुछ भी भूलना नहीं है आपको, एकदम मतलब क्रीम जितना हो सकता है ना उतना क्रीम मैं आपको दे रहा हूं लाके। अगला सवाल देखिए, करा भार, जिसे आप वेट कहते हैं। दोस्तों पीछे एक शब्द आया था द्रव्यमान, जब मैंने आपको समझाया था कि द्रव्यमान एकदम अलग होता है, द्रव्यमान को हम मास कहते हैं, क्या कहते हैं, मास। और इस संदर्भ में बताया था कि द्रव्यमान का मात्रक दोस्तों क्या था, यसाई मात्रक। तब मैंने बताया था द्रव्यमान का यसाई मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान का यसाई मात्रक क्या समझाया था कि किलोग्राम होता है, ये आपने पीछे पढ़ा था। आज की डेट में दोस्तों आपसे पूछ रहा भार यानी वेट का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वेट का एसआई मात्रक हो जाता है न्यूटन। क्या हो जाता है, न्यूटन। सर क्या मजाक कर रहे हैं, पीछे तो आपने बताया था कि न्यूटन एसआई मात्रक होता है बल का, और आज कह रहे हैं कि न्यूटन एसआई मात्रक होता है भार का। तो आप बल और भार दोनों को याद रखेगा दोस्तों, क्योंकि दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। सर पीछे आपने ना दाब और प्रतिबल का बताया था पास्कल, क्या बताया था, पीछे हमने क्या बताया था, याद कीजिए, पीछे हमने बताया था इसी तरह से जो पास्कल था, या पास्कल किसका मात्रक है दोस्तों, तब बताया था मैंने दाब और प्रतिबल का मात्रक क्या बताया था, पास्कल बताया था ना। उसी तरह से आज आपको बता रहा हूं कि न्यूटन का मात्रक क्या, न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का तो होता ही होता है, साथ में भार का भी याद रखेंगे, ठीक है, दोनों का होता है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस आप पढ़ते चलिए जो आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग, संवेग का मात्रक दोस्तों क्या होता है, बहुत ध्यान से सोचिए समझिए बताइए, संवेग का मात्रक क्या होता है, एक लाइन में बताना है। तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किग्रा मीटर प्रति सेकंड। क्या सर कोई स्क्वायर देना है, नहीं, कुछ नहीं देना दोस्तों, सीधे सीधे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड याद रखेंगे, ये होता है।
और किसके बराबर होता है संवेग? तो जब द्रव्यमान में वेग का गुणा करते हैं तब हमें संवेग की प्राप्ति होती है। ठीक है, संवेग कब मिलता है दोस्तों? जब कभी आप द्रव्यमान में यदि वेग का गुणा किया जाता है तब क्या प्राप्त होता है? तब संवेग प्राप्त होता है। तो ऐसा कभी भावनाओं में मत बह जाना कि वेग ही संवेग है, अंतर है दोनों में। वेग तो वेग ही है, लेकिन वेग के साथ जब कभी द्रव्यमान को गुणा किया जाता है, ठीक है, तब जाके संवेग की प्राप्ति होती है। इस वजह से वेग संवेग दोनों अलग अलग हैं, कभी आप इनको एक समझने की गलती न कीजिएगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, करा उद्योगों में शक्ति की इकाई दोस्तों क्या होती है? शक्ति की इकाई कहां पर? उद्योग में। उद्योग में शक्ति की इकाई होती है हार्स पावर। क्या होती है दोस्तों? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? हार्स पावर होता है। और कितना होता है दोस्तों हार्स पावर में? हार्स पावर में जो आंकड़ा है वो 746 वाट के बराबर एक हार्स पावर होता है। एक एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। 746, 786 नहीं, 786 कर देंगे गड़बड़ हो जाएगा, 86 करेगा, 46 कीजिएगा। ये आप ट्रिक उरिक बना के याद रख सकते हैं, लेकिन आप याद रख, परीक्षा में आता है अश्वशक्ति। जब एक घोड़ा अपना दोनों पैर उठा के कहीं पटकता है ना, तो उससे जो एनर्जी पैदा होती है वो 746 वाट का होता है, इसीलिए इसका नाम हार्स पावर रखा गया। नहीं तो एलिफेंट पावर, लायन पावर भी रख देते हैं। ठीक है, वो इसीलिए रखा गया। तो हार्स पावर बराबर क्या होता है? एक हार्स पावर में 746 वाट होता है। ये आपको एकदम नहीं भूलना है, ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक, आगे देखिए, करा विद्युत आवेश। वाह वाह भाई, चलिए पूछ दिया आवेश के बारे में, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, क्या बताया था दोस्तों? मैंने आपको एक शब्द बताया था कि याद रखेगा, विद्युत आवेश लिखेगा तो कूलाम बताइएगा। याद आया आपको? विद्युत आवेश लिखेगा तो कूलाम बताएगा, और विद्युत विभव लिखेगा, विद्युत विभव लिखेगा तो वोल्ट बताएगा। क्या बताएगा? तब क्या हो जाता है? तब वोल्ट हो जा रहा था, वोल्ट। ठीक है, ये आपको पीछे मैंने समझाया था, अगर थोड़े समय के लिए आपके दिमाग में बातें आए तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखेगा, ये तो मैंने पीछे बता दिया था, कूलाम, तो इसको आप याद रखेगा। लेकिन एक नया SI मात्रक भी होता है, क्या होता है? एम्पियर गुणे सेकेंड, उसे भी दोस्तों लिया जाता है। तो यहां पर आप इसे भी लिख दीजिएगा, एम्पियर गुणे सेकेंड। एम्पियर गुणे सेकेंड भी दोस्तों क्या होता है? यह कूलाम के बराबर होता है, इसलिए दोनों को याद रखेगा। केवल एम्पियर जो पढ़ा था वो विद्युत धारा में पढ़ा था। कहां पढ़ा था? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता दोस्तों? तो इसमें आपने एम्पियर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एम्पियर पढ़ा था, तो ये आपने वहां देखा था। ठीक है, इस तरह से एक एक चीजें फिर से देखिए, मैं बार बार समझा रहा हूं। हालांकि आगे एक अलग चैप्टर आएगा दोस्तों विद्युत का, उसमें हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी आज तो हम केवल मात्रक पे चर्चा कर रहे हैं, किससे क्या मापा जाए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप आराम से समझते चलिए और पढ़ते चलिए। ठीक है, आगे बढ़िए। कर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? देखिए अलग अलग पूछ रहा है। अगर केवल चुंबकीय फ्लक्स लिखे तो इसका हम बहुत अच्छे से जानते हैं और आप भी जानते हैं। केवल चुंबकीय फ्लक्स लिखेगा तो इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है दोस्तों? वेबर, जिसे हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी के साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दे दिया तब टेस्ला हो जाएगा। जब क्या दे दिया दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दे दिया, तब दोस्तों इसका मात्रक क्या हो जाता है? इसका मात्रक हो जाता है टेस्ला, और टेस्ला को T से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर केवल चुंबकीय फ्लक्स लिखा है तो जवाब क्या होगा? वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व लिख दिया तो जवाब क्या हो जाएगा? टेस्ला, और अगर स्वप्रेरण लिख दिया तो क्या हो जाएगा जवाब? हेनरी। क्या हो जाएगा? स्वप्रेरण लिख दिया तो क्या हो जाएगा? हेनरी। ठीक है, हेनरी। सर आपने तो पीछे रेडियो सक्रियता में बेकुरल पढ़ाया था, क्यूरी पढ़ाया था। ठीक है, चलिए दिखा देता हूं, आइए लेके चलता हूं। ठीक है, वहां दोस्तों आपने रदरफोर्ड पढ़ा था, बेकुरल, रदरफोर्ड, क्यूरी पढ़ा था, ये आपने रेडियो सक्रियता में पढ़ा था। क्या समझ में आ रहा है? और अभी जो कर रहे हैं दोस्तों, जो अभी मैं आपको दे रहा हूं वो हेनरी है, तो कहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं? तो यहां आपका जवाब क्या हो जाएगा? और हेनरी को H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है दोस्तों? टेस्ला हो जाएगा, स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये उत्तर भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए अगले सवाल पर। करा शक्ति, घनत्व, बल व कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है?
ऊर्जा की इकाई के समान का मतलब क्या है, पहले बताइए ऊर्जा की इकाई है क्या। ठीक है, ऊर्जा की इकाई है क्या, पहले बताइए। ऊर्जा की इकाई होती है जूल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा की इकाई क्या होती है दोस्तों, जूल होती है। तो जूल के समान की बात किया तो ऊर्जा की इकाई दोस्तों जूल होती है। तो इसमें से और किसकी इकाई जूल होती है, तो याद रखेगा कार्य की भी इकाई क्या होती है, जूल होती है। तो इस सवाल में दोस्तों जो कार्य है यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऊर्जा की इकाई भी जूल होती है, कार्य की इकाई भी जूल होती है, और साथ ही साथ शक्ति की इकाई भी जूल होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऊर्जा कार्य शक्ति तीनों लिखिएगा। ठीक है, ऊर्जा कार्य और शक्ति तीनों की इकाई जूल होती है। ठीक है, तीनों की इकाई जूल होती है। तो यहां शक्ति भी लिखिए, शक्ति की इकाई भी दोस्तों जूल होती है। ठीक है, इसकी भी इकाई क्या पूछा था ये? अच्छा, हो सकता है 2 का हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आप याद रखिएगा। और एक चीज और, अब यहां अलग से पढ़ लीजिए जो नहीं दिया हुआ है। जैसे सवाल तो और भी बन सकता है ना, बल की इकाई। बल की इकाई में न्यूटन मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि बल और भार दोनों में न्यूटन होता है। न्यूटन को हमने कहां बताया था, तो बताया था कभी भी बल की इकाई पूछ दे और भार की इकाई पूछ दे तो दोनों का जवाब क्या देना, न्यूटन देना। समझाया था ना, तो उसको भी नहीं भूलना आपको। इस तरह से आपको 3-4 चीजें देकर उसमें से छांटने के लिए पूछ सकता है, तो उसके लिए भी दोस्तों आप अलर्ट रहिएगा। ठीक है, देखिए यहां तक का जो हमारा सफर है, आज आप 457 नंबर का वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो 457 तक यात्रा कैसे पूर्ण हुई जरा ये एक बार मैं आपको बता देता हूं। और आपने अगर तैयारी नहीं किया है, पीछे का वीडियो नहीं दिखा तो देख लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों 1 नंबर से लेकर 45 लेक्चर तक में पूरा एंशिएंट आपको पढ़ाया है। 46 से 91 में मैंने आपको मिडावल हिस्ट्री पढ़ाया है। इसी तरह से 92 से 150 लेक्चर के बीच में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया है। इसी तरह हमने आपको संविधान पढ़ा है 151 से 230 तक। इसी तरह 231 से 330 तक वर्ल्ड ज्योग्राफी, और फिर 331 लेके 455 तक हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया। ये 6 विषय इस तरह से हमारे कवर हो गए। ठीक है, अब हम 7वें विषय में फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं। और चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, ये वीडियो जरूर देखिए। ये आपको कहीं नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ फायदा करेगा, सिर्फ फायदा। आनंद आ रहा है पढ़ के ना, और मैं तो आपका टाइम पास भी नहीं करता, मैं तो सीधे मुद्दे की बात करता हूं कि कितना कम समय में कितना बेहतर क्लास में अपने बच्चों को दे सकता हूं, कहीं उनका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन व दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, किसका कोई मात्रक नहीं दोस्तों, पहचानना है तो याद रखेगा सापेक्षिक घनत्व क्या, कुछ होता ही नहीं है। पीछे इसी तरह विकृति दिया था। ठीक है, पीछे इसी तरह एक शब्द दिया था विकृति। ठीक है, याद होगा आपको। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व और विकृति। ठीक है, और विकृति, इन सब का दोस्तों कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, ध्यान देंगे, इनका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, इनका कोई मात्रक नहीं होता, याद रखें। सवाल ये आ रहा है कि ठीक है सर, इसका मात्रक तो नहीं है, लेकिन यहां घनत्व भी तो दे रहा है, तो घनत्व का मात्रक तो हो सकता है। क्यों, बिल्कुल ना। विस्थापन दिया, विस्थापन का मात्रक हो सकता है, दाब का मात्रक हो सकता है। तो घनत्व का क्या होता है, घनत्व का होता है किग्रा यानी किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्या होता है दोस्तों, प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये किसका होता है, प्रति घन मीटर लिख दे या मीटर क्यूब लिख दे, एक ही बात है। ठीक है, घन मीटर या मीटर क्यूब लिख दे, एक ही बात है, ये आप याद रखेंगे। यहां अथवा करके लिख ही लीजिए। ठीक है, आर। ठीक है, क्या, इसको लीजिए किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, घन मीटर मतलब मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रति तो बनाना पड़ेगा ना, प्रति ऐसे करना, प्रति घन मीटर, मीटर क्यूब ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट में, तो ये भी होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसी तरह से दे रहा दोस्तों विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। सर मीटर तो दूरी में होता है, बिल्कुल वही इसमें भी होता है। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक सर पास्कल आपने पढ़ाया। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, ये आपने पढ़ाया, तो ये कर लीजिए। ठीक है, बस इसी तरह से चीजें आपको समझनी है और एक एक करके हल करना है। ठीक है, केवल उत्तर नहीं देना है। अरे मुझे अगर उत्तर ही देना होता, मैं सापेक्षिक घनत्व बता के चला जाता। मुझे क्या पड़ा है कि यहाँ किसका नहीं है उसका भी बताऊं, जिसका है उसका भी बताऊं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। आपके मन में आ सकता है कि विस्थापन का क्यों नहीं, तो पता होना चाहिए ना कि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। अच्छा, विस्थापन जानते किसे कहता है, मान लीजिए पेन,
ये पेन यहाँ है, इस पेन को यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, तो मान लीजिए पॉइंट ए था, पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब ये चला गया, इसी को कहते हैं विस्थापित होना। क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है विस्थापित होना, विस्थापन हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए अगला सवाल, देखिए बड़ा शानदार सवाल है, गैलन। गैलन गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है दोस्तों? तो यह गैलन जो है ना, यह अमेरिकी गैलन होता है। ठीक है, अमेरिकी गैलन इसे कहा जाता है। और इससे मापन किसका करते हैं? किसके? आप नहीं कहते एक गैलन तेल लिया, एक गैलन सामान, एक गैलन पानी। ठीक है, यह आयतन का आयतन की माप, ठीक है, आयतन की माप के लिए दोस्तों प्रयुक्त होता है गैलन। ठीक है, एक सवाल मैं आपको अच्छा बता दूं, गैलन में क्या होता है, एक गैलन में कितने लीटर होता है? परीक्षा में सवाल आता है 3.78 लीटर होता है। कितना होता है? एक गैलन बराबर 3.78 लीटर। कितना? एक गैलन बराबर 3.78 लीटर। एक तो ये परीक्षा में पूछा जाता है, और एक और बड़ा खतरनाक सवाल दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, वो इंच को लेकर के होता है कि एक गैलन में कितना घन इंच होता है? तो 231 घन इंच होता है। एक गैलन बराबर 231 घन इंच। जी हाँ, एक ये भी दोस्तों परीक्षा में खूब पूछा जाता है। तो दोनों अपने आप में दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि एक गैलन किसके बराबर होता है? तो 231 घन इंच के बराबर होता है, या एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? तो 3.785 लीटर। ज्यादा मैंने कहा क्या बताऊं, 785 लीटर इसके बराबर होता है गैलन। या एक अमेरिकी गैलन की बात हो रही है, आयतन की माप के लिए होता है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कर सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी दोस्तों क्या कहलाती है? वैसे सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना दोस्तों? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दोस्तों ये दूर है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है। बाकी पूछ रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी दोस्तों क्या कहलाती है? इसी को खगोलीय दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी नहीं, इसी को खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं। कभी कभी इस इकाई में पूछ देता है डेटा आपसे, तो एक खगोलीय इकाई में कितना मीटर या किलोमीटर होता है, खास करके मीटर का आंकड़ा आता है तो 1.495 लिखेगा। ठीक है, क्या 1.495 गुणे 10 की घाते। अब यहीं देखिएगा, पीछे वाला जो आपने पढ़ा था 9.4 पढ़ा था। ठीक है, और गुणे किलोमीटर में 10 की घाते 12 किया था, मीटर में 10 की घाते 15 किया था, जबकि वो प्रकाश वर्ष में किया था। ये खगोलीय दूरी में है। यहां 10 की घाते 11 मीटर करना है आपको, 10 की घाते 11 मीटर। और मीटर से दोस्तों अगर आपको किलोमीटर में जाना है, ठीक है, यह इतना मीटर हो गया। मीटर से अगर किलोमीटर में जाना है तो देखिए आंकड़ा क्या होगा? घटेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 3 और डाउन करेंगे तो 8 हो जाएगा। 10 की घाते 8 तब आएगा आंकड़ा किलोमीटर का। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह खगोलीय इकाई वाला है। आप प्रकाश वर्ष के साथ इसकी तुलना न कीजिएगा। बहुत सारा बच्चा यहाँ प्रकाश वर्ष से तुलना कर लेता है, गड़बड़ हो जाएगा। प्रकाश वर्ष अलग है। प्रकाश वर्ष मतलब एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो दोनों दो चीजें हैं, उनको आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, उसको समझ के लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करेक्ट, केल्विन। केल्विन दोस्तों किसका मात्रक होता है? तो याद रखिएगा ताप का मात्रक। अब कई बार दोस्तों सवाल यह आता है कि ताप का मात्रक कहें या उसे हम तापमान का मात्रक कहें, क्या कहा जाए? ताप कहिए, तापमान, ताप एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर से मतलब होता है। ठीक है, और ताप के अन्य मात्रक के रूप में हम सेल्सियस को भी जानते हैं। क्यों बताइए? सेल्सियस, तभी तो हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं। हम ताप के अन्य मात्रक में हम फ़ारेनहाइट को भी जानते हैं। तो ये सब भी जानते रहिए, आगे इसका काम आएगा। ठीक है, आगे लिख रहा है आवृत्ति, चुंबकीय फ्लक्स, दाब और विद्युत चालकता का मात्रक है। एक एक का मात्रक आपको बताना है। पीछे मैंने बताया था आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? आवृत्ति का मात्रक मैंने आपको बताया था हर्ट्ज। अगर आपको याद हो तो याद कीजिए, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज बताया था। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक दोस्तों क्या बताया था? जहां मैंने चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दोनों की बात किया था। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व लिखेगा तो टेस्ला कर दीजिएगा, लिख लीजिए यहां पर। ठीक है, यदि क्या लिख दे? यदि लिख दे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्या लिख दे? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तब आपका जवाब क्या था दोस्तों? तब हमारा जवाब था टेस्ला। क्या था? टेस्ला। ठीक है, लेकिन केवल चुंबकीय फ्लक्स लिखेगा तो हमने बताया था वेबर। क्या बताया था? वेबर। ठीक है, वेबर। ठीक है,
वेबर, ठीक है, वेबर बताया था, इसको याद रखेंगे। दाब के लिए दोस्तों हमने क्या बताया था, दाब के लिए हमने कहा था या तो पास्कल कर लीजिएगा, या तो पास्कल कर लीजिएगा, या तो न्यूटन। अच्छा, न्यूटन के बाद कई बार लड़का प्रति लगा देता है, तो प्रति मत कीजिएगा, सॉरी न्यूटन मीटर कर देता, गड़बड़ हो जाएगा। न्यूटन के बाद प्रति लिखेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इतना बड़ा हो जाएगा। और अंतिम में बचता है विद्युत चालकता। क्या? विद्युत चालकता। इसमें क्या होता है, चालकता में हो, ये अपने आपके लिए नया है, जो आपने पढ़ा दोस्तों वो ये पढ़ा है विद्युत धारा। क्या आपने पढ़ा, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, आपने पढ़ा विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में हो जाता है एम्पियर। क्या हो जाता है? एम्पियर। आपने पढ़ा है विद्युत आवेश। क्या पढ़ा है? विद्युत आवेश पढ़ा है, इसका हो जाता है कूलाम। क्या हो जाता है? कूलाम। फिर जो है आपने थोड़ा और पढ़ा तो पढ़ लिया विद्युत आवेश, इसके बाद विद्युत विभव, उसमें पढ़ लिया वोल्ट, ठीक है। क्या पढ़ लिया? विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव। इसमें क्या हो जाता है? इसमें हो जाता है वोल्ट, ठीक है। लेकिन यहां विद्युत चालकता दे रहा है, इसमें होता है सीमेंस बोला जाता है, सीमेंस प्रति मीटर। क्या बोला जाता है इसे कहा जाता है सीमेंस प्रति मीटर। क्या कहते हैं? सीमेंस प्रति मीटर। ये अपने आप में दोस्तों खतरनाक हो गया, इसके ऊपर लगा लीजिए स्टार, ठीक है। अच्छे बच्चे ने इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्या उनका दिमाग घूम जाएगा। विद्युत धारा उसी में याद रखें, कि विद्युत आवेश याद रखें, कि विद्युत विभव याद रखें, कि विद्युत चालकता क्या याद रखें छोटे दिमाग में। सब विद्युत से संबंधित हो जाता है गड़बड़ी। इसीलिए तो यहां आपको समझना है, हो जाता है गड़बड़ी, कोई बात नहीं। हम जैसे अध्यापक का काम है आपको सिखाना कि देखिए ये रहेगा तो ऐसा कीजिएगा, नहीं तो ऐसा इसलिए होता है, ये हम आपको बताएंगे, तब आपका दिमाग जाएगा। नहीं तो ये सारी बात तो किताब में भी लिखी है। फिर नितिन सर के पास आने की क्या जरूरत है? नितिन सर के पास आने का फायदा यही है कि मैं क्लास में जब चीजों को पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कहाँ गलतियां होती हैं और कैसे आपको बचना है। यही तो सीखना हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो पढ़ाया तो पीछे कि विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, ठीक है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर। यहां तक कि मीटर विस्थापन का भी मात्रक होता है, और मीटर जो होता है दोस्तों यह दूरी का भी मात्रक होता है। दोनों में हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो इन दोनों को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आइए। कर विभवांतर, बहुत अच्छा शब्द दे दिया, कर विभवांतर। विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है ये बताइए, ठीक है। विभवांतर का, अब देखिए बच्चा विभवांतर आया, बच्चा परेशान। विभवांतर में कुछ नहीं है, जो आप विद्युत विभव पढ़ रहे थे, अरे उसी को विभवांतर लिख दिया मेरे भाई। अरे महाराज पीछे ही देखिए, अभी बताता हूं, दिखा रहा हूं चल के, ठीक है। विद्युत विभव, विद्युत विभव में आपने वोल्ट पढ़ा था ना, देखो यही तो लिखा हो, देखो ये लिखा हो ना विद्युत विभव, विद्युत विभव को वोल्ट बताया हो ना, वही तो विभवांतर है, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, यह वोल्ट ही क्या है, इसका मात्रक है। तो विभवांतर लिख के खाली विभव से आपका दिमाग हटा लिया हो, ठीक है। और दो, अच्छा ये क्या होता है? दो बिंदु के बीच में विद्युत विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का मतलब क्या हो गया? दो बिंदुओं के मध्य, ठीक है, विद्युत विभव का अंतर, ठीक है। विद्युत विभव का अंतर यह क्या कहलाता है? इसी को तो विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा ओम। ओम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? हम लोगों ने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि ओम और ओम मीटर दोनों चीजें मैंने आपको बताया था। ओम के लिए मैंने बताया था प्रतिरोध, ओम के लिए मैंने क्या बताया था? प्रतिरोध, याद होगा तो। और दूसरा हमने बताया था आपको प्रतिरोधकता। क्या बताया था? प्रतिरोधकता, ठीक है। प्रतिरोधकता में क्या होता है? इसमें हो जाता है ओम मीटर। क्या हो जाता है? ओम मीटर। तो ये दोनों चीजें आपके लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि नहीं जानेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कितना बड़ा अंतर हो गया। अरे भाई प्रतिरोध का मात्रक प्रतिरोध का मात्रक ओम है, जबकि प्रतिरोधकता का मात्रक
ओम गुणे मीटर है, तो अंतर तो है ना, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि वेग संवेग दोनों अलग अलग है, आप उसे एक न समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िए। करा गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी और केवल त्वरण, इन दोनों का मात्रक दोस्तों क्या होता है, एक समान होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक या त्वरण का मात्रक, दोनों का मात्रक एक ही होता है, क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोनों का, चाहे गुरुत्वीय त्वरण का लीजिए चाहे त्वरण के लीजिए, ये दोनों दोस्तों समान होते हैं, ठीक है। जैसे प्रतिबल और दाब का मात्रक हम लोग पास्कल कर रहे थे, उसी तरह से दोस्तों इसे भी याद रखेंगे। करा कार्य और ऊर्जा भौतिक राशि की इकाई क्या होती है, ठीक है। तो कार्य, ऊर्जा और इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, शक्ति, उसको बेचारे को कहां अलग कर ली, ठीक है। इन तीनों में दोस्तों मात्रक क्या होता है दोस्तों, मात्रक जूल होता है, ठीक है। पढ़ाया था पीछे ना, पीछे लिख के समझाया हूं, जूल, ठीक है। तो याद रखेगा, चाहे आपसे क्या क्या लिख दे, चाहे आपसे कार्य का मात्रक पूछ ले, चाहे आपसे दोस्तों कार्य का मात्रक पूछ ले, चाहे आपसे दोस्तों ऊर्जा का मात्रक पूछ ले, चाहे दोस्तों आपसे शक्ति का मात्रक पूछ ले, मिला जुला के दोस्तों सब में जूल आता है। और ये वाला तो दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्य और ऊर्जा, ये पढ़ लीजिए तो ज्यादा जरूरी है। करा कार्य और ऊर्जा, ठीक है। कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, यहां लिखिए, कार्य एवं ऊर्जा, इन दोनों का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है दोस्तों, कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक है। एक चीज, दूसरा चीज दोस्तों क्या याद रखना है, क्या पूछ रहा है, विस्थापन और दूरी, ठीक है। क्या दे रहा है, विस्थापन और दूरी का मात्रक, पीछे समझाया था ना, क्या होता है, मीटर। बहुत सही, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी तरह दोस्तों प्रयास कीजिए, सब आएगा समझ में, ठीक है। अगला क्या दे रहा है, गति और वेग। क्या दे रहा है, गति और वेग का मात्रक क्या है, यही थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे यहीं पे, ठीक है। एकदम कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा दिमाग लगाइए, अभी फट से आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा। गति और वेग में हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। गति या वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी प्रति इकाई समय में चली गई दूरी, ठीक है, तभी तो निकालेंगे गति या वेग, ठीक है। तो इस तरह से तीनों को आप याद रखेंगे जो कि यहां पे पूछा हुआ है, ठीक है। और आगे आइए, करा भार, बल व उत्क्षेप की इकाई क्या होती जो एक समान है। देखिए बल की इकाई क्या होती है दोस्तों, न्यूटन। भार की इकाई क्या होती है, न्यूटन। ये तो हम लोग पढ़े हैं ना, बल या भार की इकाई मैंने पीछे पढ़ा है न्यूटन ना, तो उत्क्षेप में भी दोस्तों न्यूटन हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, कभी भी दोस्तों न्यूटन दे देना तो न्यूटन याद रखेगा, यह बल का मात्रक भी न्यूटन है, भार का मात्रक भी न्यूटन है, या उत्क्षेप का मात्रक भी न्यूटन है। हाँ, एक चीज और बता दूं, अथवा न्यूटन को और क्या कहा जाता है, जो मैंने पीछे पढ़ाया था, न्यूटन को ही कहा जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर जरूर दीजिएगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तब दोस्तों क्या होगा, यह न्यूटन होगा, ठीक है। अगर केवल मीटर प्रति सेकंड करेंगे तब तो वो गति या वेग में आ जाएगा, वेग में नहीं रहना, यहां थोड़ा सा अंतर करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो बहुत अंतर पड़ता है। अब सेकंड का स्क्वायर अंतर नहीं पड़ेगा, हाँ अंतर आ जाएगा ना, तो सेकंड का स्क्वायर अगर करेंगे तब न्यूटन वाले में आता है, इस वाले में नहीं, ठीक है। यहां मीटर प्रति सेकंड करेंगे तो गति या वेग का मात्रक उससे निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आ रहा है धीरे धीरे समझ में ना, आएगा समझ में, पहले घबराइए मत। और ये आपके लिए अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं, और ये पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ये सोच रहा हूं कि आपने फिजिक्स पढ़ रखा है, क्यों एग्जाम आएगा तब उस दिन पढ़ना शुरू करोगे क्या, अरे पहले से पढ़ रखे हो तो मेरे सवालों का जवाब दो, और नहीं जवाब दे पा रहे हो तो आओ फिर बैच ज्वाइन करो। दुनिया से पढ़ के देख लिया ना एक बार, हमसे भी पढ़ के देख लो, बात खत्म, इतनी तो बात है, ठीक है। करा तापमान, मैंने पीछे समझाया था कि चाहे तापमान लिखे चाहे ताप लिखे, आपको घबराना नहीं है। तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, फिर सर उसी केल्विन पे ले जा रहे हैं, बिल्कुल, और क्या कहीं अलग से मैं थोड़े कुछ पैदा करूंगा, अरे जो होता है सो होता है। ये मैं इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूं क्योंकि दिक्कत इस बात की है ना कि परीक्षा में ताप दे दे तो अलग परेशानी, तापमान दे दे अलग परेशानी, नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए आपको अलग अलग सवाल जो दे रहा हूं कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आगे देखिए, कह समय, त्वरण, वेग व दूरी में से कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है, बताइए कौन सी सापेक्ष नहीं है। समय, त्वरण, वेग, दूरी समय सापेक्ष नहीं होता दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिए। समय सापेक्ष नहीं है, ठीक है, समय सापेक्ष नहीं है। सवाल आता है क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि समय किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं सापेक्ष है, ठीक है, क्योंकि समय
किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करता, समय किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, निर्भर नहीं करता। इसी वजह से समय क्या है, सापेक्ष नहीं है। बाकी त्वरण वो भी सापेक्ष है, वेग वो भी सापेक्ष है, दूरी वो भी सापेक्ष है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल करा मंदन। मंदन मतलब वो रिएक्टर में मंदन करने मत पहुंच जाइएगा, ठीक है। कई बच्चा जो है रिएक्टर में चला जाएगा, वहां नहीं जाना। सुनिए, मंदन दूसरा है। मंदन का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सर ये तो न्यूटन का भी होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर यही मात्रक तो न्यूटन का भी होता है, क्यों? यही तो मैंने पढ़ा था न्यूटन में कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका भी होता है, ठीक है। तो ध्यान, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, लेकिन यहां न्यूटन बोलना ठीक नहीं है। आप जब बोलिएगा ही बोलिएगा, इसको न्यूटन न बोल दीजिएगा। मंदन का एसआई मात्रक जब आपको करना हो तो आप यही वाला कीजिएगा, ठीक है। जब आपको करना होगा तो यही कीजिएगा, इसके पास ना आइएगा, ठीक है, न्यूटन के पास नहीं आना। जब मंदन पूछे, मंदन होता क्या है, अगला सवाल ये बता दूं। मंदन त्वरण का ऋणात्मक मान ही मंदन कहलाता है, और कुछ नहीं है। त्वरण का ऋणात्मक मान ही मंदन कहलाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। एक चीज और, फिजिक्स पढ़े कहां से? अभी के लिए दोस्तों हमारी YouTube पर एक फ्री क्लास है डिजिटल क्लास के नाम से, ठीक है। उससे आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, उसे देख लीजिए, वहां से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास फिजिक्स का कोई बैच नहीं है। जब बैच आ जाएगा तो आपको हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी 91 ऑफिशियल पे दिख जाएगा, ठीक है। आज की क्लास दोस्तों यही समाप्त होती है। 30 सवाल तो जैसे लगता है पता नहीं चलता कि कब जो है शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो जा रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा ही है, ठीक है। आप साथ में आइए, चाहे आप अलग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप विषय वाइज तैयारी कर रहे हो, एक मौका सिर्फ हमें दीजिए, और जो मैंने बैच लॉन्च किया उसे आप ज्वाइन करके देखिए। आपको खुद ही लगेगा कि तैयारी कैसी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। बस एक मौका आपसे मांग रहा हूं, ठीक है। और किसी तरह की कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे विजिट कीजिए। सारी क्लासेज जो है से संबंधित सूचना, पेड क्लास, फ्री क्लास, PDF, सब कुछ दोस्तों सूचना यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कहीं कोई डाउट हो तो आप कॉल मैसेज कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।